गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले भूगोल विषय का पाठ पहला, स्थानीय समय एवं मानक समय। स्थानीय समय क्या होता है और मानक समय क्या होता है? स्थानीय समय मतलब जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ का समय, और मानक समय का अर्थ होता है कि पूरे विश्व में एक ही किसी तरह का असंतुलन ना हो, इसके लिए एक निश्चित समयावधि या कालावधि निर्धारित की गई, जिसके अनुसार सभी घड़ियां सेट की गई हैं और उसी के हिसाब से ये संसार चलता है। उस टाइम को सेट कर लिया गया कि भारत में इतने बजे हैं तो अमेरिका में कितना बजा होगा, एक स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पर दिया है कि हम सुबह उठते हैं, उठ करके बाकी जो भी दिन क्रम है हमारा, जैसे सुबह जल्दी उठ करके दांत मांजना, स्नान करना, नाश्ता करके विद्यालय जाते हैं, कक्षा में अध्ययन करते हैं, घर वापस लौटते हैं, शाम को मैदान पर खेलने जाते हैं। जो पूर्व की परिस्थिति थी, जब कोरोना नहीं था, कोविड जैसी महामारी नहीं थी, तो इस तरह के दिन क्रम में हम चलते थे। लेकिन कुछ चीजें आज भी वैसे ही है। सुबह जल्दी उठ करके ब्रश करना, स्नान करना, नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठ जाना, फिर रात में भोजन करने का समय, फिर वापस से ब्रश करना और फिर सो जाना। इस तरह की जो दिन भर की गतिविधियां हम करते हैं, हमारी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गतिविधि का समय तय करने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी को सुबह 6 बजे उठने की आदत है, तो सुबह 6 बजे जल्दी उठे, अपना स्नान किए, जो भी नाश्ता पानी किए, पढ़ने बैठ गए, और फिर उसी के हिसाब से दिन भर हमारा टाइम टेबल सेट होता है रात को सोने तक का। प्राचीन काल में काल मापन हेतु लोग विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं एवं साधनों की सहायता लेते थे। तो उस समय घड़ियां नहीं हुआ करती थी। टाइम टेबल किस तरह से सेट होता होगा हम आज भी अंदाज लगा सकते हैं। गांव में अगर हम लोग जाएं तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं, घड़ियां आज भी नहीं है या मोबाइल फोन्स नहीं है, तो सब किस तरह से अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं। तो कई गांव में हम लोगों ने देखा होगा, या अपने भी गांव में मुर्गा बांध देता है तो सुबह हो गई, सूर्योदय हो गया, सुबह हुई, जैसे सूर्य ऊपर दिखाई देने लगा हमको, तो तुरंत बाकी के कार्य हम करने लगते हैं और सूर्यास्त तक के पूरे काम निपटाने का हमारा जो टारगेट होता है या उस गांव के लोगों का टारगेट होता है। तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक की जो समयावधि है उसे दिनमान, और सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक की जो समयावधि है वह रात्रिमान कहलाता है, अर्थात दिन और रात। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन, और सूर्यास्त से लेकर के अगली सुबह तक, जब तक कि सूर्योदय नहीं होता, वह रात्रिमान, रात्रि कहते हैं, रात कहते हैं। एक सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक की कालावधि एक पूर्ण दिवस कहलाएगा। जैसे सुबह 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, गांव में बहुत जल्दी होता है, तो सुबह 5 बजे से लेकर के अगले दिन के सुबह 5 बजे तक, अर्थात एक दिवस। एक दिवस में कितने घंटे? 24 घंटे। पहले प्राकृतिक घटनाओं अथवा जल घड़ी, बालू की घड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग कर समय बताया जाता है। तो पहले की जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आई या जो घड़ी आई, इस तरह का कोई घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो जल घड़ी और बालू घड़ी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर एक बालू घड़ी दिखाई गई है, किस तरह से इसके अंदर उतना टाइम सेट होता था कि पूरा यह बालू खाली होने में जितना समय लगेगा, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का समय, तो उतने समय के हिसाब से इसको सेट करते थे। इसकी धार लगातार इसमें गिरते रहती थी बालू की, अर्थात मान लो सुबह 5 बजे इसको सेट किया, वो शाम को 5 बजे तक पूरा बालू इसमें खाली होगा, फिर उसको उल्टा करके रखते थे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक सुबह 5 बजे तक पूरा खाली हो जाए। तो इस तरह से उनकी कुछ निर्धारित तरीके थे जिसके अनुसार वे अपना समय की गणना करते थे। तो यह जल घड़ी थी। इसी तरह से जैसे यह बालू का है, उसी तरह से यह जल की, पानी की जो बूंदें थी यहाँ से गिरती थी, तो पूरा खाली होने में मान लो 12 घंटे का समय लगेगा। तो सपोज ये पूरा फुल है, फुल से यहाँ तक खाली होने में 1 घंटे, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से 12 घंटे में पूरा जो कुप्पीनुमा आकार दिया गया है इसको पात्र का, यह पूरी तरह से खाली हो गया, अर्थात 12 घंटे का समय बीत गया। तो कुछ इस तरह से काल मापन, काल की गणना पुराने समय में की जाती थी जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी। अब पृथ्वी के परिभ्रमण हेतु 24 घंटे अर्थात एक दिन का समय लगता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है
अब जिस ओर सूर्योदय होगा वहां पर दिन, उसे पूर्व की दिशा मानते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी अपनी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य हमको पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। पृथ्वी के परिभ्रमण के परिणाम के कारण ही सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त एवं मध्य रात्रि का हम अनुभव करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, वो कहीं मूव नहीं होता जैसा कि हमको दिखाई देता है। तो घूम कौन रहा है? पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर। पश्चिम दिशा से पूरब की ओर घूम रही है, तो सूर्य हमको पूरब से पश्चिम की तरफ जाता दिखाई देता है। और इसी परिभ्रमण का परिणाम है कि पृथ्वी पर सूर्योदय सुबह का समय, इसके बाद मध्याह्न दोपहर का समय, फिर सूर्यास्त शाम का समय जब सूर्यास्त होता है, उसके बाद फिर मध्य रात्रि का समय। इस तरह से हम समय का अनुभव करते रहते हैं। परिभ्रमण के दौरान पश्चिम की ओर की देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से जाती है और पूर्व की ओर की रेखाएं धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ती है। अब ये देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं जो है, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर बनाई गई है। ऐसी प्रत्यक्ष में कोई रेखा नहीं, लेकिन जो निर्धारित किया गया है कि हम किसी भी स्थान को कैसे, कहाँ पर उसका लोकेशन है, किस निश्चित स्थान पर कौन सा देश बसा है, इसके लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर कहाँ दिन है कहाँ रात है, इस तरह से देखने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। तो जैसे जैसे देशांतर रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई खड़ी रेखाएं या देशांतर रेखाएं, तो जैसे जैसे सूर्य के सामने से जाती है, पूर्व की ओर रेखाएं धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ती जाती है। जिस जिन देशांतर रेखाओं पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पर सूर्योदय होता है, और जिन रेखाओं पर अंधेरा होता है वहां सूर्यास्त हो रहा होता है। अर्थात जहां पर सूर्य का प्रकाश है वहां दिन, जहां पर अब ये परिभ्रमण पृथ्वी की गति है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। इसके लिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। अब उसी के साथ दिन और रात की गणना कैसे करेंगे हम? सूर्य के जिस स्थान पर ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो इस तरह की काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है, तो वह देशांतर रेखा है। तो जिसके सामने जहां पर सूर्य उदित हुआ है वहां पर चारों तरफ प्रकाश दिखाई देगा, और जैसे जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा वैसे वैसे अंधेरा बढ़ते जाएगा, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है, और वहां पर रात हो जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पहले आप लोगों की क्लास में हो चुका है। यह विषुवत रेखा 0 डिग्री पे है, शून्य अंश पे। तो शून्य अंश से ऊपर की तरफ जो रेखाएं हैं और नीचे की तरफ इस तरह से जो रेखाएं गई है, विषुवत रेखा के पैरेलल समानांतर जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर दिया है ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध, आधा विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त से जो ऊपर का भाग है वह आधा गोला। आधा गोला अगर इसको इस तरह से कट करते, जैसे इसको खड़े में कट किया है, वैसे अगर आड़े में खड़े कट करते, तो ऊपर का जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध, विषुवत वृत्त से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो आधा भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये हुआ आपका ऊपर टॉप पे उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव ऊपर, दक्षिणी ध्रुव नीचे, और विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की तरफ का भाग है आधा, यहाँ से आधा, वह दक्षिणी गोलार्ध। तो भूगोल में किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश लैटिट्यूड कहते हैं, तथा देशांतर लॉन्गिट्यूड बताया जाता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं दोनों अगर पता होगा तो कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है हम उसको निश्चित बता सकते हैं। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। तो कौन से गोलार्ध में उत्तर दक्षिण, इसके हिसाब से हम अक्षांश रेखाओं के अनुसार हम बता सकते हैं। जैसे विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है वह देश, और नीचे की तरफ है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण की दिशा में होता है। अर्थात ये जो काल्पनिक लाइनें हैं 90 डिग्री उत्तर की तरफ और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। उसी तरह से यह लॉन्गिट्यूड
ग्रीनविच जिसे समय रेखा है, ग्रीनविच, तो इसके जो पैरेलल है ग्रीनविच मेरिडियन के, प्राइम मेरिडियन के पैरेलल, इस तरह से जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई लाइन है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, और इस तरह से जो है वह लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने देखा, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पर दिया है कि किसी बस में यात्रा करते समय खिड़की से बाहर देखने पर हमें क्या दिखाई देता है, जैसे पेड़, बिजली के खंभे, जो भी चीजें, इमारतें इत्यादि हमारे विरुद्ध दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। वस्तुतः वे स्थिर होते हैं, वे कहीं भी जा नहीं रहे होते। हमारी बस आगे की तरफ जा रही है, या हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन हमारी आगे की तरफ जा रही है, और सारी वस्तुएं हमको पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि वे वस्तुएं, वे पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, इमारतें या जो भी चीजें हैं, वह सब अपने स्थान पर स्थिर है। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का स्थान पूरब से पश्चिम की ओर प्रतिदिन बदलता है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेन दिखाई गई है, और ये बगल में बिजली के खंभे या जो भी वस्तुएं यहाँ पर अगल बगल इमारतें दिखाई दे रही है। अब ट्रेन इस दिशा में जा रही है, आगे की दिशा में जा रही है, ये सारे खंभे हमें पीछे की दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं। इसी तरह से पृथ्वी की परिभ्रमण की जो गति है, परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए हमें सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इस जीआईएफ के माध्यम से आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लो यह पृथ्वी है, यह इस दिशा में जा रही है, तो सूर्य हमको विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर खंबे, रेलवे ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसकी विपरीत दिशा में जाते हुए हमें खंबे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, और सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है, जबकि सूर्य अपने स्थान पर स्थायी है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है। इसके बाद जिस दिन धूप अच्छी हो, तो इस तरह से एक खो-खो का मैदान है, मैदान में हम एक खो-खो का एक पोल रखा हुआ है। इस पोल पर अगर हम ध्यान दें तो दोपहर के समय सूर्य एकदम मध्याह्न का जो समय, उस वक्त सूर्य की किरणें सीधे लंबवत इस पर पड़ती हैं, और जो परछाई है उसकी ठीक उसके नीचे या सीधी। और शाम के समय, प्रातः सपोज यहाँ पर 8 बजे, तो अब इसकी स्थिति क्या होगी, सूर्य की किरणें इस तरफ से आएंगी और शैडो, उसकी जो छाया है वो काफी लंबी होगी। तो यह हम अपने आप पर भी देख सकते हैं। जब सूर्योदय होगा दोपहर के समय या सुबह के समय, हम मैदान में खड़े हो जाए किसी स्थान पर, अगर पूरब की दिशा से सूर्य उदित होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, पूर्व की ओर हम चेहरा या पीठ करके भी खड़े हो, तो अपनी परछाई उसकी विपरीत दिशा में देख सकते हैं, काफी लंबी परछाई होती है। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, पूरब से पश्चिम की तरफ सूर्य जाता हुआ दिखाई देता है, तो हमारी परछाई जो है, अगर खंबा जैसे यहाँ पर खड़ा है, सपोज यहाँ पर हम खड़े हैं, तो हमारी परछाई पश्चिम की दिशा में होगी। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जाएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है, तो उस समय की स्थिति क्या होगी, जब सूर्य एकदम सेंटर पर होगा, हमारे सर पर होगा, तो उस वक्त हमारी परछाई हमारे चरणों के नीचे दिखाई देती है, सबसे छोटी परछाई उस समय होती है। और फिर पश्चिम की तरफ जब जाने लगा, तो परछाई पूरब की तरफ, जब पूरब की तरफ था सूर्य, तो हमारी परछाई पश्चिम की तरफ थी, और लंबी परछाई हुआ करती है। तो इस तरह की जो आकृति जैसे दिखाई गई है पोल के माध्यम से, हम स्वयं अपनी परछाई भी देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम खुद भी कर सकते हैं, परछाई में होने वाले छोटे और बड़े जो परिवर्तन है उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि सुबह एवं शाम को हमारी परछाई की लंबाई बहुत अधिक होती है और दोपहर में सबसे छोटी होती है। आकाश में सूर्य का स्थान बदलने से खंबे की परछाई की जो दिशा है उसकी लंबाई भी लगातार बदलती रहती है, जैसा कि आकृति 1.1 में हम लोगों ने देखा। इसका कारण यह है कि परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी के विशिष्ट भाग सूर्य के सामने आना एवं आगे जाना, अर्थात जैसे पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है और सूर्य एक स्थान पर स्थित है, सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, लेकिन जब यह गोला उसके सामने जाएगा, तो वहां की स्थिति क्या होगी, जब सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ेंगी, सीधे हमारे सर पर पड़ेंगी, तो हमारी परछाई सबसे छोटी होगी। तो इस तरह का उदाहरण यहाँ पर दिया है। अब आकृति 1.2 दिया है, यह हम देख सकते हैं कि सुबह और शाम
का जो तापमान है संध्या काल का, वह कम होता है और दोपहर में अधिक होता है। उसकी वजह क्या हो सकती है? जब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधे पड़ती है, तो उस वक्त तापमान, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, वह कम हो जाती है दोपहर के समय, जिसके कारण किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। और जब किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान अधिक होगा, इसलिए दोपहर के समय गर्मी अधिक लगती है। और जब मध्याह्न के समय, जैसे यहाँ पर ये सूर्य है और ये मध्याह्न का समय, दोपहर का समय है, ये किरणों की जो दूरी होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच की कम होगी, अर्थात किरणें लंबवत पड़ेंगी, जिसके कारण यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। और सुबह के समय क्या होगा? सुबह के समय मान लो स्थिति सूर्य की यहाँ पर है, जहाँ पर मैं पॉइंटर रखा हूँ, और इस स्थान पर हम खड़े हैं, तो ये दूरी ज्यादा होगी। जब दूरी ज्यादा होगी तो क्या होगा? सूर्य की किरणों को पहुंचने में हम तक थोड़ा अधिक समय लगेगा, जिसके कारण तापमान कम होता है। इसलिए सुबह के समय का तापमान और शाम के समय के तापमान दोनों कम होता है दोपहर की अपेक्षा। मध्याह्न के समय की अपेक्षा बाकी के जो दोनों समय होते हैं, सुबह और शाम, वहां उस समय का तापमान कम होता है। अब स्थानीय समय क्या है? सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर जाता है, वैसे वैसे हमारी परछाई छोटी होती जाती है। सामान्यतः मध्याह्न के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है। मध्याह्नोत्तर काल में सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण फिर से परछाई लंबी होने लगती है। पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर, अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय एक सा होता है। किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय, जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पर सूर्योदय जल्दी होता है, तो मध्याह्न भी जल्दी होगा। उसकी अपेक्षा मुंबई शहर में थोड़ा कम, तो वहां का जो समय होगा वो वहां का स्थानीय समय। वहां का जो दोपहर का समय होगा वो हमसे पूर्व होगा, हमसे पहले होगा, तो वह वहां का स्थानीय समय हुआ मध्याह्न का। और मुंबई की तरफ थोड़ा सा समय लगेगा, जितने भी लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होगा उतना समय अधिक लगेगा। अब यहाँ पर दिया है, ध्रुव वृत्त से लेकर ध्रुवों तक ऋतु के अनुसार 24 घंटों से भी अधिक अवधि का दिनमान होता है। जैसे मैंने बताया कि जो पृथ्वी, जो ऊपर का भाग है उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव, तो अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ध्रुवों पर जो स्थिति होगी 6 महीने का दिनमान होगा, और दक्षिणी ध्रुव में उस वक्त 6 महीने का रात्रिमान होता है। जब वो दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, दक्षिणी ध्रुव के करीब जाएगा, उस वक्त दक्षिण में 6 महीने का दिन और उत्तर में 6 महीने की रात, इस तरह से होता है। ध्रुव पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय बताते हुए तारीख बताना आवश्यक होता है। सूर्य आसमान में विशिष्ट तारीख पर उदित होने पर क्षितिज पर लगातार चक्कर लगाता दिखता है। इसलिए ध्रुवों पर परछाई और परछाई की लंबाई से मध्याह्न का समय नहीं बताया जा सकता। जैसे कि हम बाकी के स्थानों पर देखते हैं, वैसे ध्रुवों पर हम सही समय मध्याह्न का नहीं बता सकते, क्योंकि ध्रुवों पर लगातार 6 महीने का दिनमान और 6 महीने का रात्रिमान। अगर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन है, तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। मुंबई में जब मध्याह्न होगा तब कोलकाता में नहीं होगा। मान लो मुंबई में दोपहर का समय है, तो कोलकाता में दोपहर का समय नहीं होगा। कोलकाता मुंबई के पूर्व की देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहां मध्याह्न पहले ही हो चुका हो, अर्थात सूर्योदय जहां पर, जैसे मैंने उत्तर भारत का बताया कि अपने गांव में अगर सूर्य जल्दी निकला है तो दोपहर भी जल्दी होगी। मुंबई में दोपहर देर से होगी, क्योंकि सूर्योदय देर से हुआ है, पश्चिम की तरफ स्थित है। तो वैसे ही कोलकाता पूर्व की ओर है, मुंबई से पूर्व की ओर कोलकाता स्थित है, तो यहाँ पर दोपहर पहले ही हो चुका होगा, उसके बाद मुंबई की तरफ होगा। धरातल पर किसी एक स्थान का स्थानीय समय मध्याह्न के संदर्भ में निश्चित किया जाता है, अर्थात एक देशांतर रेखा पर स्थानीय समय एक ही होगा। मान लो एक देशांतर रेखा है, जैसे मैंने बताया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई जो रेखा है वह देशांतर रेखा है। एक देशांतर रेखा पूरे पृथ्वी पर ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही समय होगा। इस तरह से एक देशांतर रेखा पर स्थानीय समय एक ही होगा। स्थानीय समय का उपयोग यदि सीमित क्षेत्र में करना होगा तो समस्या नहीं है, पर जब विस्तृत रेखांशीय क्षेत्रों में स्थित लोगों को एक दूसरे से संपर्क करना होता है, जैसे हमें यहाँ से इंग्लैंड जाना है, तो दोनों का देशांतर, वहां पर रात है तो हमारे यहाँ दिन है,
तो समय का काफी अंतर होगा, तो स्थानीय समय का उपयोग हम नहीं कर सकते, बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर दिया है देखो, पृथ्वी को एक परिभ्रमण 360 अंश पूर्ण करने के लिए करीब 24 घंटे लगते। एक परिभ्रमण था 360 डिग्री पूरा घूमने के लिए, 360 मतलब आधा जो है सीधी लाइन 180 डिग्री, और पूरा सर्कल घूमना है तो पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करने में 24 घंटे। अर्थात 360 अंश को अगर हम लोग 24 अंश से 24 घंटे से डिवाइड करते हैं तो 15 अंश अपनी ओर घूमती है 1 घंटे में। पृथ्वी को एक अंश घूमने के लिए 60 मिनट लगता है, एक अंश 1 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट्स लग रहे हैं। तो एक अंश घूमने के लिए कितना लगेगा? 15 अंश से डिवाइड करने के बाद 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को एक अंश घूमने के लिए 60 मिनट, 15 अंश घूमती है 24 घंटे में, 360 अंश 24 घंटे में, 15 अंश अपनी ओर घूमती है। तो पृथ्वी को एक अंश घूमने के लिए 60 मिनट को अगर हमने 15 अंश से भाग दिया तो 4 मिनट लगते हैं। तो एक अंश की दूरी पर स्थित देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय में 4 मिनटों का अंतर होता है। तो जो एक पतली लाइन है देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का काम कर रही है, तो एक रेखा में 4 मिनट लगते हैं उसे कंप्लीट करने में। ऐसे कुल 360 अंश है, 360 अंश को पूरा करने में 24 घंटे, तो एक अंश को पूरा करने में 4 मिनट लग रहा है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया, ईरान का मशहद शहर 60 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब मशहद शहर में स्थानीय समय क्या होगा? सबसे पहले ध्यान देने जैसा क्या है कि पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अर्थात यहाँ पर सुबह पहले होगी, बाद में सूर्य ग्रीनविच की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाते समय प्रत्येक देशांतर रेखा का स्थानीय समय 4 मिनट से बढ़ता है। जैसा बताया गया कि एक रेखा जो है, एक देशांतर रेखा के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो ऐसी कितनी रेखाएं? 60 अंश है, तो 60 अंश में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 240 मिनट। 240 मिनट को 60 मिनट से भाग दिया तो 4 घंटे। 60 मिनट क्यों? एक घंटे में 60 मिनट, इसलिए 60 मिनट से भाग देने पर 4 घंटे। तो मशहद शहर में कितने बजे होंगे? अब पहले मशहद शहर में सूर्योदय हुआ होगा, उसके बाद ग्रीनविच की तरफ हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर 12 बजे है तो यहाँ पर मशहद शहर में शाम के 4 बजे होंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है कि मशहद शहर में शाम के 4 बजे होंगे, 4 घंटे बाद ग्रीनविच पर सूर्य पहुंचेगा। मशहद में पहले दोपहर होगा और ग्रीनविच पे प्राइम मेरिडियन पे बाद में होगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, अब यह जो मैनास शहर है वो पश्चिम की तरफ स्थित है, 60 अंश पश्चिम देशांतर रेखा पर है, और ग्रीनविच पर मध्याह्न के 12 बजे होंगे तो मैनास पे कितना बजा होगा? अब जैसा पहले सवाल हम लोगों ने हल किया कि यह पश्चिमी ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ ब्राजील का मैनास शहर स्थित है। अब ग्रीनविच है मैनास के देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना है? 60 अंश। तो समय का कुल अंतर कितना होगा? 60 गुणे 4, एक रेखा के लिए 4 मिनट लगता है तो 60 के लिए कितना लगेगा? 60 गुणे 4 240। अब 240 को फिर 60 से भाग देंगे तो 4 घंटे। अब यह पश्चिम में स्थित है तो यहाँ पर अभी अगर 12 बजे है, 12 बजे तो सूर्य को वहां पर जाने में समय लगेगा, अर्थात पश्चिम की तरफ स्थित है, तब क्या होगा? 4 घंटे। मैनस इज लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ ग्रीनविच दिया है तो यहाँ पर सुबह के 8 बजे, मतलब अभी यहाँ पर सुबह के 8, जब वहां पर दोपहर के 12 बजे है तो मैनस में सुबह के 8 बजे होंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या दिया है? धरातल पर किसी स्थान पर जब सूर्य सिर पर होता है तब उस स्थान को मध्याह्न कहते हैं। जब सूर्य ठीक हमारे सर पर है तो उस समय वह दोपहर का समय, मध्याह्न का समय है। मध्य रात्रि से मध्याह्न तक के समय को अंग्रेजी में एएम कहते हैं। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन। जब परिभ्रमण के कारण कोई देशांतर मध्याह्न से आगे जाता है इसे मध्याह्नोत्तर समय अर्थात दोपहर कहा जाता है। मध्याह्न से मध्यरात्रि तक के समय को अंग्रेजी में पीएम पोस्ट मेरिडियम लिखकर दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ग्रीनविच और यह पूर्वी भाग और यह पश्चिमी भाग, तो इस
के मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्यास्त पहले होगा। जब मान लो यहाँ पर सूर्यास्त के 6 बजे है, तो यहाँ पर दोपहर के 12 बजे, यहाँ दोपहर के 12 बजे है, तो यहाँ पर सूर्योदय हो रहा होगा सुबह के 6 बजे होंगे। तो यह पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग या ग्रीनविच सेंटर में दिया। किसी भी देशांतर रेखा के पूर्व की ओर देशांतर रेखा पर समय आगे होता है, जैसा हम लोगों ने अभी मैना सर और मदर सर के बारे में इराक के देखा। जैसे जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्थानीय समय के बीच का अंतर भी बढ़ता जाता है। किन्हीं दो स्थानों के बीच के रेखांशीय अंशात्मक अंतर को 4 मिनटों से गुणा करने पर उन स्थानों के स्थानीय समय में अंतर पता लगा सकते हैं। देशांतरीय अंतर भूगोलक अथवा मानचित्र की सहायता से इसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुंबई शहर और कोलकाता शहर के बीच में समय का कितना अंतर है वो दिया गया है। मुंबई शहर मान लो 73 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है और कोलकाता 88 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। इन दोनों स्थानों के देशांतरों के बीच कितना अंतर है, तो वह 15 अंश का अंतर है। यदि मुंबई में स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 3 बजे होंगे तो कोलकाता में कितना, तो 15 अंश का मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट्स, तो 15 चौक 60, 60 मिनट्स। 73 डिग्री पूर्व देशांतर में मुंबई शहर है। इसका मतलब कोलकाता 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 1 आवर का होगा, 1 घंटे का। तो कोलकाता में 1 घंटे पहले सूर्योदय हुआ था। अगर यहाँ पर 3 बजे है मुंबई में, दोपहर के 3 बजे है, तो स्थानीय समय के अनुसार कोलकाता में 4 बजे। तो इस तरह से स्थानीय समय का जो अंतर है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। मुंबई और कोलकाता दोनों स्थान भारत में पर भिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित है, अतः उनके स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर है। किसी देश में देशांतर रेखा के अनुसार भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो देश भर में दैनिक जो रोज का व्यवहार है, दैनिक व्यवहार है, उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा स्थानीय समय के अनुसार, क्योंकि स्थानीय समय अलग अलग है, सूर्य की स्थिति पर निर्भर है। तो देश में प्रत्येक स्थान के स्थानीय समय के अनुसार व्यवहार करने में समय में अनेक विसंगतियां निर्माण हो सकती है। देश के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा का स्थानीय समय प्रमाणित मान लिया जाता है। इससे ही देश का मानक समय मान लिया जाता है। व्यवहार में देश के सभी स्थानों पर यही मानक समय उपयोग में लाया जाता है। विश्व में भी व्यावहारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न देशों के मानक समय में तालमेल होना आवश्यक है। इसके लिए विश्व में 24 काल विभाग किए गए। इन काल विभागों की रचना प्रधान देशांतर रेखा के अनुसार की गई है। सामान्यतः 1-2 घंटे के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय होता है, किंतु उससे अधिक रेखांशीय पूर्व पश्चिम विस्तार होने पर एक मानक समय सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक मानक समय तय किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।